hello my dear students. This is exercise 2.4, remaining questions 6 to 10 video. So this is for class 8th basically. So let's start the question number 6. What is in the question number 6? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा क्या. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. क्या लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. लिखा हुआ है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज. एक माहुली विलेज है, वहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वो रिजर्व किया गया है कि स्कूल के लिए. ठीक है. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी आपको कभी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में रेशियो वाले क्वेश्चंस मिले तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको क्या सिंपल सा x का मल्टीप्लाई कर देना है. तो अभी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 11x, ब्रेथ इज योर्स 4x हो जाएगी नहीं हो जाएगी. क्यों? क्योंकि दिस इज 11:4 दिया हुआ है. फिर लिखा एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर इट विल द कॉस्ट द पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. अभी क्या है कि 100 रुपीज पर मीटर कॉस्ट लग रही है इसको वॉल बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए उस प्लॉट के चारों तरफ. तो टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है? 75,000 रुपीज खर्च हो रहा है. 1 मीटर पे कितना खर्च हो रहा है? 1 मीटर पे कितना खर्च हो रहा है? 100 रुपीज खर्च हो रहा है. ठीक है. तो पूछ रहे हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. डोंट वरी, अभी चुटकियों में सॉल्व करेंगे हम लोग. टेंशन नहीं लो, बस जब तक हम हैं तब नो टेंशन. जब हम नहीं रहेंगे तब देखा जाएगा. तो चलिए भाई 11:4 बोला है, तो मैंने पहले ही बोला था कि लेट द लेंथ of the rectangular plot is 11x and the breadth of the rectangular plot is your 4x. ठीक है भाई, लेंथ और ब्रेथ हो गई 11x और 4x. और क्या कर सकते हैं आप? देखिए और भी हो जाएगा. अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट रहा. अब आपने वॉलिंग जो की है, वो जो आप दीवार खड़ा करेंगे तो वो इधर ही कहीं खड़ा करेंगे ना, इधर, फिर इधर, फिर ये. तो आप क्या यूज कर रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट की? यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या यूज कर रहे हैं आप? पेरीमीटर यूज कर रहे हैं ना. तो हमें ये पहले पता करना होगा कि क्या इसकी पेरीमीटर है. तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. आरपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया. रेक्टेंगुलर, आप पूरा लिख लीजिएगा. क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है. ठीक है. फिर आपने क्या देखा कि ये हो गया, तो L हमारा दिया हुआ है विच इज 11x, ब्रेथ इज अवर 4x, सो 2 into this is your 15x और दिस वुड बी 30x मीटर. तो पेरीमीटर क्या है? 30x मीटर. मतलब ये चारों ओर की लेंथ मिला दें तो कितनी हो गई? 30x मीटर. अब देखिए क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर वॉल खड़ी करने के लिए वो कितना पैसा दे रहा था? 100 रुपीज दे रहा था. तो 30x के लिए क्या करेगा? 30x into 100. ठीक है. विलेज पंचायत के टोटल कितने रुपए खर्चा हो रहे हैं? 75,000. तो इसी के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे. होंगे कि नहीं होंगे? तो ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट. तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 75. तो x इज इक्वल टू 75/3, यानी x इज इक्वल टू 25 मीटर. आपको x मिला है 25, ना कि लेंथ ना ही ब्रेथ. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर
length of the rectangular plot is 11 into 25, which is 275 meter. Similarly, breadth of the rectangular plot is 4 into 25, which is 100 मीटर. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा सा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7. लिखा हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स. शर्ट मटेरियल और उसने क्या लिया? ट्राउजर मटेरियल. ये शर्ट मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल. हसन ने 2 टाइप की क्लॉथ मटेरियल लिए हैं स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, एक शर्ट एक ट्राउजर. अब शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, उसको जो कॉस्ट पड़ी यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है तो वो क्या है? 50 रुपीज पर मीटर है. ट्राउजर मटेरियल की क्या है? 90 रुपीज पर मीटर है. तो मैं इतना लिखता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि पेज पलटना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे. तो मैं क्या लिखूंगा मैं? और थोड़ा सा लिखूंगा, मैं लिखूंगा ना कि शर्ट मटेरियल कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं. क्या है? 50 रुपीज है. या ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो लिख सकते हैं 90 रुपीज पर मीटर. ठीक है? शर्ट मटेरियल कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज पर मीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल 90 रुपीज पर मीटर. तो मुझे इस पेज से मुझे ये मिला. ठीक है? अब नेक्स्ट पेज पे लगता है. अब देखिए ये नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स, हर 3 मीटर, और एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल. वो क्या करता है कि हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े पर वो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है. ठीक है ना? हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े पर 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है. इसका मतलब अगर वो 3x अगर शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो 2x किसका कर देगा? ट्राउजर का. ये शर्ट हो गया, ये ट्राउजर हो गया. पक्का? ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. 12% जो प्रॉफिट है उसका वो किसमें है? शर्ट पर. 10% जो प्रॉफिट है उसका किसमें है? ट्राउजर पर. ठीक है? हिज टोटल सेल इज, अभी उसने पूरी जो अर्निंग की वो 36,600 रुपीज है. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो उसे कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा. ठीक है? हाउ मच उसने कितना कपड़ा खरीदा. चलिए पता कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है. ठीक है? देखिए क्या बोला था कि जब 3 मीटर शर्ट का कपड़ा करता है, 3 मीटर शर्ट का कपड़ा, तब वो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है. तो उसको 12% प्रॉफिट, अगर जब वो बेचता है मटेरियल्स, तो 12% प्रॉफिट उसे शर्ट पर और 10% प्रॉफिट उसे किस पर मिलता है? ट्राउजर पे मिलता है. तो मैं क्या करता हूं, मैं सेलिंग प्राइस लिख लेता हूं. सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. ठीक है? 50 रुपीज का कपड़ा उसने खरीदा. भाई क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना. तो कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज हो गई. प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट था उसको 10%. ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? 12/100 बाई परसेंटेज को आप ऐसे लिखते हैं 12/100. परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ऐसे 12/100. किसका? 50 रुपीज का. तो ये 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12. तो ये क्या हो गया? 50 प्लस 6 विच इज 56 रुपीज पर मीटर.
मतलब वो कितने में बेच रहा है? 56 रुपीज पर मीटर में। 1 मीटर कपड़ा 56 रुपीज में बेच रहा है। खरीद कितने का रहा है शर्ट मटेरियल का कपड़ा? 1 मीटर कपड़ा 50 रुपए में खरीद रहा है, बेच कितने में रहा है? 56 रुपीज में। पक्का? नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अभी भी क्या होगा? सीवी प्लस प्रॉफिट। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 90 रुपीज था। प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है? 10%। ये 10/100 हो गया इंटू 90। प्रॉफिट आता है ना निकालना, ये सब क्लास है 7th 6th में सीखा होगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से 0, तो 90 + 9 विच इज 99 रुपीज पर मीटर। मतलब शर्ट का कपड़ा खरीदा 90 रुपए में और बेचा 99 रुपए में। लेकिन कितना? 1 मीटर कपड़ा जब खरीदोगे तो 90 रुपए का। 1 मीटर वो कपड़ा बेच कितने का रहा है? 99 पीस का। पक्का? अब आ जाइए, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3x मीटर वो कपड़ा बेच रहा था, किसको? शर्ट को। अगर 1 मीटर कपड़ा 56 में है तो 3x कितना का हो गया? 3x इंटू 56। इसी तरह अगर वो 1 मीटर कपड़ा ट्राउजर का 99 रुपीज में है तो 2x कितने का हो गया? तो 2x इंटू 99। टोटल पैसे उसने कितने कमाए थे? 36,600। ठीक है, 56 3 क्या होता? कितना होता भाई? 118 x। 99 2 198। पक्का? सही बोल रहे हैं? देख लो भाई, मैं तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये 168 होगा, सॉरी। ये 168, ये आपका 190, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। ये हो गया 366 पक्का? इसको आप ऐड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 366x 36,600। x फाइंड आउट कर लीजिए आप। 36,600 डिवाइड बाई 366। जब डिवाइड करेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। x मिल गया आपको 100 मीटर। पक्का? x क्या मिल गया आपको? 100 मीटर। तो भैया उसने ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा था? 2x। करता था नहीं करता था भाई? जब 3 मीटर कपड़ा शर्ट करता था तब वो 2 मीटर कपड़ा किसका खरीदता था? ट्राउजर का भी तो खरीदता था। तो ट्राउजर कितना था हमारा? 2x था। तो ट्राउजर मटेरियल कितना था? 2x। तो 2 इंटू 100, सो विच इज 200 मीटर। तो कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा? 200 मीटर। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जितनी डियर्स थी उनमें से आधी क्या कर रही थी? वो फील्ड पे ग्रेजिंग कर रही थी, मतलब घास खा रही थी। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग्स आर प्लेइंग नियर बाई। अब जो बची हैं घास खाने के अलावा, आधी घास खा रही थी, आधी के अलावा जो बची हैं, आधी के आधी के अलावा जो बची हैं उनमें से 3/4 क्या है? वो खेल रही हैं बगल में। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और जो बची हैं वो क्या है? वो क्या कर रही हैं? जो 9 है जो बची हैं वो क्या कर रही हैं? पॉन्ड से पानी पी रही हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ डियर इन द हर्ड। अब लोगों को जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या? उस क्वेश्चन में लोगों को ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं समझ में आती है। लोग बोलते हैं सर ये क्या है? मैं एक बार फिर से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अगर आपने बोला कि हमारी जो डियर्स हैं हर्ड में वो एक्स हैं, तो कितनी घास खा रही हैं? x/2। तो बची कितनी भाई? आपने बोला x है तो कितनी घास खा रही हैं? x/2। तो अब बची कितनी? x/2 ही तो बची। उसने क्या फिर आगे क्या बोला? एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो बची हैं उनका 3/4, यानी x/2 का 3/4।
बात को समझना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और समझ, ठीक है ना। जो बची हैं उनका 3/4, ये कहाँ क्या कर रही, खेल रही, और जो बची 9 है वो क्या है, पानी पी रही। तो हम कैसे लिखेंगे वो देखो जरा, ठीक है। चलो जूम कम कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं फिर से। अरे फिर भाई टेंशन नहीं लो भाई, बोल रहे हैं ना। तो लेट तो भाई मानते रहो, लेट द डियर इन द हर्ड, इन द सॉरी हर्ड which is x, नहीं पता तुमने x, x का सबसे पुराना आता है सबसे, ठीक है। हाफ ऑफ हर्ड डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आधी घास खा रही है, तो ग्रेजिंग इन द फील्ड लिखना, डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितनी, हाफ, x/2 ये रही, ठीक है। अब प्लेइंग नियर बाई में, पास में कौन खेल रही, जो बची हैं उनकी 3 तो बची कितनी भाई, तुम्हारे पास कोई चीज अगर सपोज 10 थी, ठीक है, तो 10 की तुमने हाफ तो तुमने खा ली, अब बची तुम्हारे पास 5, तो उसने क्या बोला, जो बची हैं उनका 3/4, तो 5 का 3/4 लिखोगे ना आप। तो उसी तरह यहाँ कितनी बची है, x/2, तो x/2 का 3/4 लिखोगे, ना कि x का। तो आप क्या लिखेंगे, x/2 इंटू 3/4, सो ये हो गया आपका 3x/8। पक्का, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और जो था कि वो जो ड्रिंकिंग वाटर थी, वो क्या थी आपकी, 9 थी, 9 जो थी वो बगल में कहीं पानी पी रही थी। अब देखिए, थी तो आगे पास एक्स ही, वो कुछ बढ़ गई, कुछ खेलने लगी, कुछ खेलने लगी, कुछ खाने लगी, कुछ पानी पीने लगी। ऐसा तो है नहीं कहीं एक्स्ट्रा आ गई। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लिखना है कि एक्स थी, एक्स किसके बराबर होनी चाहिए, x/2, ये खाने वाली, ये खेलने वाली, और ये पानी पीने वाली, इन सब का सम जो था वही होगा ना भाई, डियर्स एक्स थी तो उन्हीं के बराबर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना कि कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। पक्का, सॉल्व कर लीजिए। अब क्या है, एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ, एक्स, x/2 -3x/8 इज इक्वल टू 9, एलसीएम ले लीजिए, लीजिए एलसीएम, 8 एलसीएम हो गया, ये 9, तो 8, 1 को 8 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा, 8, 8 इंटू एक्स, 8x, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा, 4, 4 इंटू एक्स, 4x, 8 को 8 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा, 1, 1 इंटू 3x, तो ये हो गया 3। तो देखिए 8x माइनस 4x माइनस 3x, तो ये हो गया हमारा 8x माइनस 7x अपॉन 8 इज 9, सो ये हमारा हो गया x/8 इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 8 इंटू 9, यानी x इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो कितनी डियर्स थी, 72 थी, लिख लेंगे। पक्का, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जूम कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, लिखा है ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स द ग्रैंड फादर इज एल्डर, या बूढ़े हैं, ग्रैंड डॉटर से बड़े हैं, इतना बड़े हैं, 10 टाइम्स बड़े हैं, यानी 10 गुना बड़े हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रैंड फादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। तो एक कंडीशन ये बोल रहे हैं कि 10 गुना बड़े हैं, 10 टाइम्स बड़े हैं, दूसरी कंडीशन बोली 54 ईयर्स ही बड़े हैं। बोले फाइंड देयर प्रेजेंटेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिएगा, मैं इसको जूम कम करता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। तो देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्या करिए, जो ग्रैंड फादर साहब हैं वो हमारे क्या, ग्रैंड डॉटर पे पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज x. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज x. तो फिर क्या बोल देंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई, x थी, क्या बोला था कंडीशन, 10 टाइम्स, यानी क्या हो गई 10x हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में एक चीज और बोली, देखो ग्रैंडफादर की एज क्या है 10x है, दूसरी और कुछ बोली थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितना बूढ़े हैं, x+54, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। देखो ये भी ग्रैंडफादर की एज है, ये भी ग्रैंडफादर की एज है, दोनों बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एक कंडीशन बोली थी ना कि ग्रैंडफादर की एज जो है वो 54 ईयर्स बड़े हैं किससे, ग्रैंड डॉटर से, तो ये भी तो होगी ग्रैंडफादर की एज, ये भी ग्रैंडफादर, दोनों बराबर हैं। तो 10x minus x is equal to 54, so which is our 9x is equal to 54, तो x is equal to 54 upon 9, तो ये क्या हो गया 6, क्या हो गया 6। तो आप क्या बोल देंगे, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर is 6 and present age of grandfather is, भाई 10x थी तो 10 into 6 which is 60। कोई दिक्कत है, पक्का बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था, एक ही क्वेश्चन को एक ही इंसान की दो कंडीशन, इजी, बहुत इजी था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब अमन की जो एज है उसकी सन पे डिपेंडेंट है, तो आपको सीधे समझ में आ गया कि हमको सन की एज एक्सलेट करनी होगी। तो अगर हम सन की एज x बोलते हैं तो अमन की एज हमारी क्या हो जाती है 3x हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम सन की एज x बोलते हैं तो अमन की एज हमारी क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। फिर क्या बोलता है 10 years अगो, अगो मतलब पहले, पहले का मतलब माइनस, ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, वो क्या था अपनी सन की एज की क्या था 5 times था, अगर सन की एज उसकी आज x है तो 10 साल पहले सन की एज क्या होगी x-10 होगी कि नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी आज 3x है तो उसकी एज क्या हो जाएगी 3x-10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, उसका 5 टाइम्स हो जाएगा ना इसका 5 टाइम्स। क्लियर है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आपको क्या करना है उसके प्रेजेंट एज पता करनी है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए फिर से देख क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, अमन एज इज 3 times his son's age, 10 years ago he was 5 times his son's age, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ये देखिए बहुत इजी है, जूम खत्म करते हैं, चलिए आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन में, बहुत ही देर से इंतजार था लोगों को इस सवाल का। अमन बेटा कहाँ है अमन, लेट द अमन्स सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज लिख देता हूँ तो अच्छी चीजें समझ में आए। भैया मैंने एक्स क्यों लिया है, अमन की सन की एज, अमन की एज क्यों नहीं ली, वो इसलिए क्योंकि भैया जो अमन की एज है वो उसके सन पे डिपेंडेंट है, बाप बेटा पे डिपेंड है, बताइए ठीक है। तो अमन्स के सन्स की एज अगर एक्स है तो अमन्स प्रेजेंट एज क्या बोला था मैंने 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गई 3x। फिर क्या बोला 10 years अगो, अगो हैगो नहीं है, एगो है ये, हैगो बहुत खेल रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अमन्स की प्रेजेंटेज, अमन की सन की प्रेजेंटेज x है और अमन्स की प्रेजेंटेज जो है वो तुम्हारी 3x है, तो 10 साल पहले ऑब्वियस सी बात है कि यार 10 years तो कम ही होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल पहले भी 10 years पहले भी आप x के थे आज भी x के ही हो, ठीक है।
ऐसा नहीं है। तो आप लिखेंगे अमन्स एज वॉज, भाई अगर आप 3x हो तो तब क्या हो गए होगे 3x माइनस 10, ठीक है। सन्स एज वॉज, अगर x थी तो क्या हो जाएगी x माइनस 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी उस क्वेश्चन ने क्या बोला कि 10 साल पहले अमन की जो एज थी, अमन की एज क्या थी 3x माइनस 10 थी, वो क्या थी उसके सन की एज की 5 गुना 5 टाइम्स थी। तो अगर सन की एज x माइनस 10 है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो इसके बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसमें 5 का मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आप सन को बड़ा कर देंगे, लड़का बड़ा हो जाएगा बाप छोटा। हाउ इज इट पॉसिबल? नो, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज 3x माइनस 10, सो दिस इज 5x माइनस 50। सॉल्व हो गया है। एक्स वैक्स एक तरफ रखिए, 5x माइनस 3x माइनस 10 प्लस 50, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, ये हो जाएगा तुम्हारा 40। ठीक है, तो इधर ही कर दें क्या, पीछे कर लेते हैं, इतना भी पेज मत बचाओ, माना पेज बचाना है, इतना भी नहीं बचाना। ठीक है, सीजे समझ में आया। तो 2x इज इक्वल टू हमारा 40 हो गया, सो x इज इक्वल टू 20। x क्या मिल गया मुझे? 20 मिल गया। x का मतलब 20 अगर मिला है तो हम क्या बोलेंगे, अमन्स, ये बीच में खत्म हो गया, सारे पेन खत्म ही हो गए। अमन्स सन्स प्रेजेंट एज इज x, तो x कितना है 20 ईयर्स। ठीक है, तो अमन्स एजेस क्या थी हमारी 3x थी, प्रेजेंट एज, तो 3 इंटू 20 विच इज 60 ईयर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो भैया ये रही आपकी 2.4। अच्छी बात है, आपने कर ही ली होगी पहले से ही। चलिए अब 2.5 आपको कल पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।